हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आगे कुछ स्केड्यूल बचे हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, पहला स्केड्यूल हम पढ़ेंगे स्केड्यूल वाई। अब देखिए, इसका मैंने न्यूमोनिक क्या बताया था कि ये जो स्केड्यूल है, जितने भी डीएनसी एक्ट हैं, जितने भी उसमें स्केड्यूल हैं, ये सबसे आखिरी स्केड्यूल है। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जब पूरी ड्रग बन जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो आखिरी में क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ठीक है, तो स्केड्यूल वाई के अंदर जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो सब कुछ आते हैं। ठीक है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए रिलेटेड टू क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक, ये आते हैं इसमें। अब उसमें भी अलग अलग प्रोसीजर है। ठीक है, जैसे सबसे पहला है परमिशन ऑफ ट्रायल्स। क्यों? क्योंकि भाई ऐसे तो कोई ट्रायल कर नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन, ठीक है, मैं सीधे से लिख देता हूँ। इसमें क्या है, आपको परमिशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपका फॉर्म, जो 12 फॉर्म है आपका, फॉर्म 12, ठीक है, टेस्ट लाइसेंस के लिए एक फॉर्म होता है आपका, फॉर्म 12 फॉर टेस्ट लाइसेंस, TL। ठीक है, उसके लिए वो आपको फिल करना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको अपना पूरा प्रोटोकॉल देना पड़ेगा कि भैया आप क्या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, केस रिपोर्ट वगैरह सब कुछ देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेटर है, इंस्टीट्यूट जो जो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब के बारे में जो है आपको डिटेल देनी पड़ेगी। ये तो हो गया आपका पहला स्टेप। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा आपका, परमिशन आपको ग्रांट हो गई। दूसरा स्टेप क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पॉन्सर या इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जिम्मेदारी। अब देखिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि भैया आप कुछ भी करो, आपको हर एक चीज का डेटा देना, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है बोले तो मान लो कोई किसी को सीरियस एडवर्स इफेक्ट आ गए, ठीक है, उसके अलावा जो है अनएक्सपेक्टेड किसी को जो है एडवर्स इफेक्ट आ गए हैं। ठीक है, या कोई ऐसा हो गया कि कुछ इस तरह से प्रॉब्लम होगी, कोई बहुत किसी स्पेसिफिक चीज़ के साइड इफेक्ट कम आपने आइडेंटिफाई किए, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, सेम साइड इफेक्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम। मेन डिफरेंस क्या है कि जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो सब में अलग अलग आने के चांसेस रहते हैं, साइड इफेक्ट सेम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल क्या करती है, आपको लीवर टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है। लेकिन अगर पैरासीटामॉल का एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें, पैरासीटामॉल के एडवर्स इफेक्ट की बात करें, तो वो क्या है आपका, पैरासीटामॉल में मान लो मेरे जो है सर में दर्द हो जा रही है, अगले के पेट में दर्द हो जा रही है, दूसरे के जो है लीवर फेल हो गया है, किसी का जो है इंटेस्टाइन में कुछ हो गया है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, इसका मतलब इसमें कुछ एडवर्स इफेक्ट है आपका। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है आपकी क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल कब हम करते हैं, जैसे आपने कोई ड्रग बनाई, नई ड्रग बनाई, ठीक है, आपने उसको टेस्ट करना है, देखना है भाई ये सब कुछ ठीक है नहीं है, तो पहले एनिमल ट्रायल्स होंगे, उसके बाद फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो इसमें यही मैं बता रहा हूँ, पहले आपने परमिशन ले ली, अब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है कि क्या क्या किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर कोई टर्मिनेशन है, कोई अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड जो है सीरियस एडवर्स इफेक्ट है आपका, वो सब जो है आपने क्या करना है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी है। पहली इंफॉर्मेशन जैसे आपको देनी है क्लिनिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लिनिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके अलावा एनिमल की फार्माकोलॉजी, भाई अगर एनिमल यूज कर रहे हैं, एनिमल फार्माकोलॉजी, ये क्या है, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले देनी है आपको ये। ठीक है, एनिमल फार्माकोलॉजी, एनिमल की जो है आपको क्या करनी है, टॉक्सिकोलॉजी है जैसे एनिमल की, ये अभी आपने क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट नहीं किया, आप स्टार्ट करने से पहले की चीजें हैं ये सब। ठीक है, उसके अलावा जो है फेज, जितनी भी फेज है इसमें, क्लिनिकल ट्रायल में कितने फेज होते हैं, फेज 1, 2, 3, जैसे जितने फेज हैं जो आपके टोटल, उन फेज के बारे में, फेज 1, 2, 3 जो ट्रायल्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है।
ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी स्टडी करनी है, डिसोल्यूशन स्टडी करनी है, बायो अवेलेबिलिटी और जो है आपको डिसोल्यूशन स्टडी, ठीक है, ये सब स्टडीज़ जो है इनकी रिपोर्ट्स जो है आपको, इनका जो डेटा है आपको वो देना है आपका, ठीक है। अब आ गया आपका प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल, ये तो आपने भाई प्रिपरेशन कर ली, ठीक है। अब है आपका प्रॉपर जो है आपका क्लिनिकल ट्रायल्स। अब हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका फेज 1। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, फेज 1 में क्या होता है, ठीक है। फेज 1 ट्रायल्स में जो है ह्यूमन या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की जाती है। इसके कहने का क्या मतलब है, हमको मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज, ह्यूमंस में बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज वो कैलकुलेट करनी है इन ह्यूमंस। वे ह्यूमन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। एनिमल टेस्टिंग के बाद का स्टेप है ये, ठीक है। उसके अलावा फार्माकोडायनेमिक्स, अब देखिए, अब मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या होती है फार्माकोडायनेमिक, मतलब क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है। ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट, ये सब कुछ जो होता है आपका फेज 1 में देखा जाता है कि भैया मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज कितनी है ह्यूमंस में, ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या है इसका, फार्माकोडायनेमिक्स मैं ही बता देता हूँ। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अब देखिए मैंने क्या बोला, ड्रग जो है बॉडी के अंदर जाके क्या करती है, ये आ गया फार्माकोडायनेमिक्स में। एडवर्स इफेक्ट में अगर कोई एडवर्स इफेक्ट है तो उसके बारे में देखना है आपको, ठीक है। उसके अलावा दूसरा आ गया आपका फेज 2 ट्रायल, ठीक है। ये तो आ गया फेज 1। अब है आपका फेज 2। फेज 2 में क्या होता है आपका, फेज 2 में एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स होते हैं। एक्सप्लोरेटरी ट्रायल्स मतलब क्या होते हैं आपका, इसमें आप फार्माकोकाइनेटिक देखोगे, इसमें डायनेमिक देखा था, इसमें काइनेटिक्स देखोगे, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या देखोगे आप, अब इसमें भाई इसमें सिंपल सी बात यह है, आपको ये देखना है कि इफेक्टिव डोज रेंज क्या है आपकी, इफेक्टिव डोज, नोट्स मैंने दे रखे हैं सारे, ठीक है, वो आप नीचे से देख सकते हैं। इफेक्टिव डोज रेंज क्या है आपकी, ठीक है। उसके बाद उसका थेरेप्यूटिक डोज आपको कैलकुलेट करनी है, मतलब वो डोज जिसमें वो जो है अपना एक्शन शो करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये सब आ गया आपका फेज 2 में। अब फेज 3 है कंफर्मेटरी ट्रायल्स। फेज 3 में क्या होता है आपका, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ फेज 3, ठीक है। आपको क्या प्रॉपर दिख रहा है, हाँ प्रॉपर दिख रहा है, ठीक है। फेज 3 में क्या रहता है आपके, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है, सबूत इकट्ठा करने हैं। अब देखिए, ठीक है, अबाउट द एफिकेसी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग, ठीक है। एविडेंस इकट्ठा करने हैं आपको, एविडेंस इकट्ठा करने हैं, ठीक है, कि भैया हमने ये सारे पैरामीटर्स को अप्लाई किया, इससे जो है ये इतने कम साइड इफेक्ट आए हैं, जो भी कुछ है वो आपको सब जो है फेज 3 में दे देना है, ठीक है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल सब किस में आता है, आपके स्केड्यूल वाई के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्केड्यूल के बारे में, स्केड्यूल एफ, ठीक है, स्केड्यूल एफ। यह है स्केड्यूल एफ, ठीक है। अब स्केड्यूल एफ में क्या आता है, देखो, दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ रनिंग अ ब्लड बैंक। ये भी एक बता रहा हूं, ठीक है। स्केड्यूल एफ में क्या है, ब्लड बैंक से रिलेटेड, रनिंग अ ब्लड बैंक, रनिंग अ ब्लड बैंक, ये आ गया स्केड्यूल एफ में, जितने भी इसके वो हो गए। अभी हम आगे भी देखेंगे इसको। उसके बाद है F1, इसका एक पार्ट है 8B, नहीं सॉरी 10th 11th 12B करके एक पार्ट आता है आगे, वो जो है आगे हम देखेंगे। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं F1 के बारे में, ठीक है। ये F1 क्या है, इसमें क्या होता है, F1 रेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। F1 क्या है आपका, दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटी सीरा, ये सब आ जाता है इसमें। जैसे
क्या रिलेटेड टू वैक्सीन, सिंपल ये याद कर लो, बाकी सब आपको खुद ही याद आ जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन, एंटीसिरा, ये सब जो है आपको दिमाग में आ जाएगा। ये हो गया F1। उसके बाद है आपका F2। F2 क्या है? रिलेटेड टू, इसमें क्या था, चीज सेम है, देखिए चीज सेम है, बस लास्ट की चीजें चेंज हो जाएगी। दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड, ये सब क्या कर रहे हैं? रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसमें क्या आएगा? रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग। उसके बाद है आपका F3, ये हो जाएगा आपका रिलेटेड रेगुलेशन, दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ एम्बिलिकल टेप्स। एम्बिलिकल टेप्स में क्या होता है? जो पॉलीस्टर और जो है पॉलीस्टर्स होते हैं ना, पॉलीस्टर टेप हो गया आपका, और इसमें कॉटन टेप हो गया आपका, ये सब आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका F3। उसके बाद एक और है आपका डबल F। अब देखिए FF, अभी FF किस बला का नाम है भाई? दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है, अब ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में क्या हो जाएगा? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में क्या हो जाएगा? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में जैसे आपका सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया। ठीक है, ऑप्थेल्मिक जो यूज होता है, ठीक है, पढ़ेंगे आगे, आगे सब पढ़ोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए ऑप्थेल्मिक में एक चीज जो है ध्यान रखने वाली बात है कि ऑप्थेल्मिक में जो है कुछ स्टेटमेंट रहते हैं। जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होंगी उसमें एक स्टेटमेंट रहेगा उसके पैकेट में कि यूज द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। ठीक है, मतलब आई ड्रॉप्स वगैरह की बात होती है यहाँ पर ऑप्थेल्मिक जितने भी होते हैं, तो कंटेनर को 1 महीने के अंदर खत्म करना है, ये लिखा होना चाहिए। नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज, जो प्रिजर्वेटिव उसमें यूज हो रहा है उसका नेम और कंसंट्रेशन लिखना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक चीज़ और लिखनी है, नॉट फॉर इंजेक्शन। पता लगा किसी ने इंजेक्शन में भर के ठोक दिया, नहीं, नॉट फॉर इंजेक्शन लिखना ज़रूरी है। उसके अलावा स्टोरेज इंस्ट्रक्शन की भाई कितने में स्टोर करें, मतलब फ्रिज में रखना है, इसको रेफ्रिजरेट करना है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखना है, ये सब भी जो है इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। और वार्निंग, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग भी होनी चाहिए। वार्निंग में क्या लिखा होना चाहिए? इफ़ इरिटेशन persist or increases, discontinue the use of, consult physician, discontinue the use and consult to the physician। ये होना लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा do not touch the dropper tip। ठीक है, do not touch the dropper tip। ये मान लो ये है, ये इसका ड्रॉपर है, इसमें बार बार ऐसे करके टच नहीं करना है। ठीक है, और द अदर डिस्पेंसिंग टिप टू एनी सरफेस सिंस दिस में कंटामिनेट द सॉल्यूशन, जिसके वजह से जो है सॉल्यूशन आपका कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का जो है F का है, इसी का एक पार्ट और था, वो है आपका पार्ट 12B, XIIB। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा आपके। ठीक है, एक एक बार वीडियो देखने की बात है तो आपको सब समझ में आ जाएगा, इंटेलिजेंट तो आप लोग हो ही। खैर, इस मजाक के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है 12B। ठीक है, पार्ट इसी का है, इसी का पार्ट है, किसका? शेड्यूल F का पार्ट है गुड्डू, ये याद रखना है, इसमें गजबज नहीं करनी है। ठीक है, गड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, खैर अब इसमें क्या है? रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रीमिसेस, इक्विपमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑपरेशन ऑफ अ ब्लड बैंक। ठीक है, इससे सारा कुछ ब्लड बैंक से रिलेटेड है, सब कुछ जो है इसमें एक ही चीज आ गई, ब्लड बैंक। बस खत्म भाई। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड बैंक के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले नोट्स में सारा कुछ दे रखा है मैंने। ठीक है, अब इसमें ब्लड बैंक में क्या है, इसमें 3 चीजें हैं, सॉरी इसमें 5 चीजें हैं। ठीक है, ब्लड बैंक के अंदर क्या होना चाहिए? इन जनरल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, एकोमोडेशन ऑफ द
फॉर अ ब्लड बैंक, भैया कहाँ इसका अकोमोडेशन होगा इसके बारे में, पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया आपका, इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रक्शन हो गए आपके, क्या क्या इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे ब्लड प्रेशर का ऑपरेटस हो गया, ठीक है, स्टेथोस्कोप हो गया आपका, ब्लड बैग हो गया आपका, सिंगल डबल ट्रिपल जो है ये होते हैं, डोनर क्वेश्चनियर, डोनर के लिए क्वेश्चनियर, भाई क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं, कि क्या आपको किसी स्पेसिफिक फूड से एलर्जी तो नहीं है, क्या आप HIV पॉजिटिव तो नहीं है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं आपका, ठीक है। वेइंग डिवाइस फॉर द डोनर, वे करने के लिए उसको, ठीक है। उसके बाद जो है वेइंग डिवाइस फॉर द ब्लड बैग्स, ठीक है, उनको ब्लड बैग्स जो है उसको वे करने के लिए बेडशीट, ठीक है, बेडशीट चाहिए, टेस्ट ट्यूब विथ स्टैंड चाहिए, फिर NTA, NTB, NTAB जो है ये क्या है, एंटीसिरा A, NTD, ये क्या है, ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, भाई कोई स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप का अगर हमें चाहिए तो उसके लिए जो है ये जरूरी है। मेडिकेटेड एडिसिव टेप्स चाहिए, भाई इंजेक्शन ठोकेंगे फिर निकालेंगे तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, टेप वगैरह लगाने के लिए चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक वेस्टर बास्केट चाहिए आपका, ठीक है, वेस्ट वगैरह फेंकने के लिए, ठीक है। डोनर कार्ड भी चाहिए एंड रिफ्रेशमेंट फॉर डोनर, भाई ब्लड वगैरह दे दिया तो कुछ जूस वगैरह देते हैं ना, फ्रूटी वगैरह देते हैं तो वो चाहिए इसमें, ठीक है। इंसुलेटेड ब्लड बैग चाहिए आपके, ठीक है, ये सब कुछ जो है चीज़ें होनी चाहिए। स्टोर कितने में करना है, 2 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में आपका, ठीक है। निडल डिस्ट्रॉयर चाहिए, निडल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, ये सब कुछ जो है मैंने लिखा हुआ है ये चाहिए। उसके बाद है फिर दूसरा है ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, प्रीमिसेस कहाँ होगा भाई, ठीक है। एक मेडिकल ऑफिसर चाहिए उसमें और 2 नर्स चाहिए फॉर मैनेजिंग 6 to 8 डोनर टेबल्स, ठीक है। 6 से 8 जो है आपके डोनर टेबल के लिए जो है 6 से 8 आपको 2 जो है नर्स चाहिए आपको, ठीक है, एक मेडिकल ऑफिसर चाहिए आपको, ठीक है। 3 आपको ब्लड बैंक के टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है, 2 अटेंडेंट चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, ठीक है। उसके अलावा भी फिर तीसरा पॉइंट क्या है आपका, प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम होल ब्लड बाई अ ब्लड बैंक, ठीक है। अब कैसे करना है, अकोमोडेशन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, पर्सनल डिटेल चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटीज चाहिए, कैटेगरी ऑफ ब्लड कंपोनेंट, ये सब चाहिए आपका, ठीक है। तो ये सब आ जाता है आपका पार्ट 12 में, ठीक है, इसलिए मैंने एक साथ ही से दे दिया आपका। उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। अब देखिए, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है, रेमेडीज, ठीक है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज क्या होता है, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट भी इसमें इंक्लूड हो गया, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट OAT भी कर सकते हैं इसको, ठीक। खैर, इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है मैजिक रेमेडीज, ऐसा कोई भी दावा कि भैया हम कोई तिलिस्म करेंगे, हम कोई कवच देंगे, हम कोई मंत्र पढ़ेंगे, या हम कोई जो है कुछ तुम्हारे सर पे हाथ रख देंगे, ऐसे ताकत आएगी तुम पे और एकदम तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें जो टीवी में दिखाते हैं ना, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूँगा किसी स्पेसिफिक रिलीजन का या किसी स्पेसिफिक इंसान का, लेकिन क्या करते हैं ये सब जो है गैर कानूनी है भाई, कि भैया जो है तुम्हें मेरे को जो है तुम एक काम करो, तुम जो है सुबह शाम मेरे पास आया करो रोज़, मैं तुम्हारे सर में हाथ रख दूंगा, तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, ये गलत बात है। या हम तुम्हें एक कवच बना के दे रहे हैं, जो है मंत्र पढ़ के जो है बढ़िया इन्होंने इस तरह से जो है एक कवच सा बना के दे दिया, ठीक है, इसमें जो है चीज़ें लिख के बढ़िया इसमें सजा के सब बिल्कुल ऐसे करके बना के, मैं अब किसी रिलीजन का सिंबल नहीं बनाऊंगा, गलत हो जाती है चीज़ें, ठीक है, ऐसे करके दे दिया और कहा इसको घर में टांग देना, तुम्हारा जो पीलिया ठीक हो जाएगा, ये गलत बात है। ये सब किसके अंदर आता है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के अंदर आता है, कि भैया आप जो है कोई भी तिलिस्म मंत्र कवच वगैरह इनको क्लेम नहीं कर सकते, और इवन जो है कोई ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हो सकता कि भैया हमारे पास तो एक ऐसा तेल है, तेल की लगाते ही अर्थराइटिस एकदम क्योर हो जाता है, 2 मिनट नहीं लगते हैं। अब देखिए, तो ये चीजें क्या है, ये सब आता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज में आपका, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपको कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये सब कुछ जो है इसके अंदर आता है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट और हैं, जैसे
मिसकैरेज से रिलेटेड अगर कोई दावा कर रहा है, तो वैसे तो सब में ही होगा, लेकिन मिसकैरेज से रिलेटेड कोई दावा कर रहा है तो ठीक है कि भैया, या ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्शन, ठीक है। जैसे आपने क्या करा कि हम ऐसा कुछ करेंगे, ऐसी कुछ ताकत देंगे तुमको कि तुम जो है तुम्हारा बेबी नहीं होगा, तुम्हें बेबी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम प्रोटेक्शन भी यूज़ मत करो, तुम्हारा बेबी फिर भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें, या भैया तुम्हें लड़का चाहिए, हम ऐसा कुछ करेंगे कि तुम्हारा लड़का ही होगा, ये भी जो है क्या है, गैर कानूनी है, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअल प्लेजर के लिए, ठीक है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए कि भैया हमारी ये गोली है, ये गोली खा लो गुड्डू, और तुम्हारा सेक्सुअल प्लेजर स्टेमिना जो भी है वो एकदम बढ़ जाएगा, यहाँ से जो है ऐसा तुम्हारा सेक्सुअल स्टेमिना है तो ऐसा चले जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये सेक्सुअल स्टेमिना के लिए या सेक्सुअल प्लेजर के लिए अगर कोई दे रहा है तो ये भी गलत है, ठीक है। करेक्शन फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में जैसे गर्ल्स में जैसे प्रॉब्लम्स होती है, पीरियड्स वगैरह से रिलेटेड है ना, या बॉयज़ में भी जो है जैसे किसी को सिफिलिस वगैरह कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, सेक्सुअल डिजीज़ जिसे कहते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है, उसमें कि जो हम कुछ भी करेंगे, हम बिल्कुल कवच पड़ेंगे और तुम एकदम ठीक हो जाओगे, ये सब क्या है, ये सब जो है गैर कानूनी है, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ स्केड्यूल थे, आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।